Hello students. So today let's start the method of calculation national income. नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स को आज स्टडी करते हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो आपको पता है कि 3 मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट मेथड है वो हमारा है वैल्यू एडिंग मेथड। इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है प्रोडक्ट मेथड। इन दिस मेथड द फॉर्मूला फॉर दिस इज वैल्यू added is equal to value of output minus intermediate consumption। जनरली हमारा फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इस मेथड में हमारा जैसे नाम है वैल्यू एडिड, इस मेथड में हमें कैलकुलेट करना होता है वैल्यू एडिड। इस वैल्यू एडिड का मतलब होता है जीडीपी एट एमपी। वैल्यू एडिड का मतलब होता है जीडीपी एट एमपी। ठीक है, मींस इस फॉर्मूले से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे जीडीपी एट एमपी आ जाता है। एक और फॉर्मूला हमारा बनता है, वो कौन सा फॉर्मूला है? वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन प्लस क्लोजिंग स्टॉक और माइनस ओपनिंग स्टॉक। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है? फॉर्मूला तो ये और ये सेम ही है, बट यहाँ पर क्या हमें एजम्पशन लेनी होती है कि हमारा जितना भी आउटपुट है वो सारा का सारा सेल हो गया है, कुछ भी अनसोल्ड नहीं बचा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉर्मली आपने देखा भी है, अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमारा कुछ आउटपुट ऐसा होता है जो अनसोल्ड रह जाता है। अनसोल्ड के केस में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन प्लस में क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर देते हैं और ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो दूसरा नाम है वो हो सकता है आपका सेल्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब सेल्स, कि आपका सेलिंग प्राइस क्या है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका सेलिंग होता है। इंटरमीडिएट कंजप्शन की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है परचेज। मान लिया आपकी कोई शॉप भी है, रीसेल के लिए कोई प्रोडक्ट अगर आप खरीद के लाते हो, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट अगर रीसेल के लिए, मान लिया आपका स्टेशनरी की शॉप है, आप ये चौक खरीद के लाते हो रीसेल के लिए, बट खुद के कंजप्शन के लिए, रीसेल के लिए आपने रीसेल के लिए अगर इसको खरीद के लाते हो, ठीक है, इसका मतलब आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो परचेज किया तो इंटरमीडिएट, अगर सेल किया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट। इज दैट क्लियर? तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट इज इक्वल टू वैल्यू एडिड, जिसका दूसरा नाम क्या बनता है? जीडीपी एट एमपी। ठीक है, नेक्स्ट क्या, अगर आपके पास अनसोल्ड स्टॉक बचता है तो आपका फॉर्मूला बन जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन प्लस क्लोजिंग स्टॉक और माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो होगा उसको प्लस कर दोगे, ओपनिंग स्टॉक जो होगा उसको माइनस कर दोगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब आपका सेलिंग प्राइस, इंटरमीडिएट का मतलब परचेज, कि आपने कितने में परचेज किया है। तो अगर आप परचेज करते हो इसका मतलब, बट रीसेल के लिए इसका मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन। अगर आपने सेल किया है इसका मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, उसके बाद में
इस फॉर्मूले में बस इतना ही था। जैसे मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला यूज करके या फिर ये फॉर्मूला यूज करके, ये फॉर्मूला यूज करके आपके पास आ जाता है जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब यहां पर बात होती है कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ग्रोथ आ गया। अगर इस ग्रोथ से हमें नेट पे जाना है, मींस हमें निकालना है एनडीपी एट एमपी, मींस आपको ग्रोथ से नेट पे जाना है। तो ग्रोथ से अगर आपको नेट पे जाना है तो यहाँ पे क्या कर दो, इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर चलते हैं कि अगर आपको दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे हमें जाना है, हमारा अभी डोमेस्टिक है, हमें जाना है, नेट तो हमारा बन गया, हमें नेशनल पे जाना है, ठीक है, और मार्केट में हमारा पहले ही है। इसका मतलब इस डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे जाना है, तो क्या करो, यहाँ पे प्लस कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, सॉरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो आपका डोमेस्टिक से नेशनल बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है एनएनपी एट, अब एमपी पे अब आपको जाना है एफसी पे, तो क्या करो, आपको इससे इस पे जाना है। अगर आपको इससे इस पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। जैसे आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हो तो आपका निकल के आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मतलब है वो आपसे एनएनपी एंड एफसी पूछता है। एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनआईटी का फॉर्मूला आपका होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर सब्सिडी को माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी इसके एस्टिमेशन में हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के वैल्यू को प्लस नहीं करते, ऐड नहीं करते, केवल जो फाइनल वैल्यू है, जो फाइनल वैल्यू है उसकी वैल्यू को ही कुल मिला के सेलिंग प्राइस जो आपका है उस सेलिंग प्राइस को ही यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। सेलिंग प्राइस में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाता है वैल्यू एडिटिव, क्लियर है, ठीक है। सेलिंग प्राइस में से इसको माइनस कर देंगे तो वैल्यू एडिशन आ जाएगा हमारा, जीडीपी एट एमपी आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है नेक्स्ट हमारा है इनकम मेथड। इनकम मेथड, इनकम मेथड में आपको देखना क्या होता है। इनकम मेथड आपने सुना होगा फैक्टर इनकम, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते तो हमारी 4 फैक्टर इनकम होती है। फर्स्ट होता है आपका रेंट, सेकंड होती है इंटरेस्ट, थर्ड होती है प्रॉफिट और फोर्थ होती है वेजेस एंड सैलरी। ये हमारी 4 फैक्टर इनकम होती है। लैंड के बदले मिलता है, कैपिटल के बदले मिलता है, एंड प्रोडक्ट को मिलता है रिस्क के बदले, वेज और सैलरी हमें मिलता है किसको, लेबर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना क्या होता है, हमें यहाँ पर देखना है कि हम जब इनकम मेथड को कैलकुलेट करेंगे तो इनकम मेथड को कैलकुलेट करने के कौन कौन से स्टेप हमें देखने हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हमारा होगा कंपनसेशन टू एम्प्लॉयर्स। इस कंपनसेशन टू एम्प्लॉयर्स में फर्स्ट पॉइंट होता है वेज एंड सैलरी इन कैश, वेज एंड सैलरी, सॉरी हाँ ठीक है, वेज एंड सैलरी इन काइंड, थर्ड पेंशन ऑन रिटायरमेंट,
फोर्थ, एम्प्लॉयर्स contribution in social security scheme। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में हमारे 4 पॉइंट आते हैं, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, पेंशन ऑन रिटायरमेंट एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आएगा, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन को नहीं यहाँ पर रखना है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। इस ऑपरेटिंग सरप्लस में जनरली आपके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट आता है आपका वो आता है रेंट, सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है इंटरेस्ट, थर्ड जो पार्ट आता है वो आता है रॉयल्टी, फोर्थ जो पार्ट आता है वो आता है प्रॉफिट। फर्स्ट रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। अब यहाँ पर प्रॉफिट के भी पार्ट होते हैं आपको। सबसे पहले होता है डिविडेंड, सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है रिटेन्ड अर्निंग, थर्ड जो पार्ट होता है वो आपका होता है कॉर्पोरेट टैक्स। ये प्रॉफिट के पार्ट होते हैं 3, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट चलता है आपका वो चलता है आपका मिक्स्ड इनकम। ठीक है, थर्ड तो जो पार्ट चलता है, थर्ड जो पॉइंट आपका मेन जो पॉइंट वो है मिक्स्ड इनकम। तो यहाँ पर अगर इनकम मेथड से आपको नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको चाहिए कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, जिसके 4 पार्ट हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस जिसके यहाँ पर भी 4 पार्ट हैं, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या, प्रॉफिट के 3 पार्ट हैं। डिविडेंड आपको पता है क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिवाइडेड अमंग द शेयर होल्डर। प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो शेयर होल्डर को दिया जाता है। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग प्रॉफिट का वो पार्ट है जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, इसका नाम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है, मींस फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के लिए सेव करके रखा जाता है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट होती है गवर्नमेंट को, तो प्रॉफिट का वो पार्ट जो टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट को देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका मेन पॉइंट मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन होते हैं उनकी इनकम को मिक्स्ड इनकम बोलते हैं, ठीक है। ये मिक्स्ड इनकम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हम क्लासीफाई नहीं कर सकते, किसमें, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड सैलरी एंड प्रॉफिट, इनको अलग अलग हम क्लासीफाई नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। समझ आ रहा है। इन तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, मीन्स फर्स्ट पॉइंट प्लस में सेकंड पॉइंट प्लस में थर्ड पॉइंट, तो ये हमारा बन जाता है जीडीपी, सॉरी एनडीपी, क्योंकि नेशनल इनकम है, एनडीपी एट एप्स। आप इनकम मेथड से जब इनकम को कैलकुलेट करोगे, जीडीपी को कैलकुलेट करोगे, तो वो जीडीपी पहले से, सॉरी डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करोगे तो पहली बात तो पहले से नेट पे होगा और पहले से फैक्टर कॉस्ट पे निकल के आएगा। पहले से नेट पे होगा, पहले से फैक्टर कॉस्ट पे निकल के आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, केवल इनकम मेथड एक ऐसा मेथड है जब हम यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो पहले किसके भी निकल के आता है, नेट भी निकल के आता है और वो फैक्टर कॉस्ट पे भी निकल के आता है, ठीक है। तो आपको पॉइंट चाहिए क्या, सबसे पहले कंपनसेशन, सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस और थर्ड मिक्स्ड इनकम। एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या, अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है और प्रॉफिट के साथ में ये पॉइंट भी दे रखे हैं, इनमें से कोई सा एक या 2 पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, आपको उसको कुछ नहीं करना है, छेड़ना ही नहीं है, आप प्रॉफिट को डायरेक्ट ऐड कर दो। अगर प्रॉफिट आपको नहीं दे रखा है, इनमें से तीनों पार्ट रखे हैं तो ऐड कर दो, 2 रखे हैं तो ऐड कर दो, कोई एक रखा है तो ऐड कर दो, किसमें, इनकी कैलकुलेशन में। कंपनसेशन में भी जरूरी नहीं है आपको 4 ही पार्ट रखे हो, अगर कंपनसेशन दे दिया इसका मतलब सब कुछ मिल गया, अगर कंपनसेशन नहीं दिया, आपको दिया वेजेस एंड सैलरी इन कैश और कुछ नहीं दिया, तो बस ये ऐड करना है, समझ आया।
अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो दोनों ऐड करने हैं, 3 दिए तो तीनों, 4 है तो चारों, और अगर ये दे दिया, ये देने के बाद में इनमें से कोई एक पॉइंट रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है। इसका मतलब इसमें तो ये पहले से इंक्लूड है, उसी तरह से यहाँ पे आपको समझना है चीजें कि ऑपरेटिंग सरप्लस अगर दे दिया, उसके बाद में रेंट, रॉयल्टी या ये सब दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में ये पहले से इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये आपका इनकम मेथड है। थर्ड मेथड आपको कौन सा होता है? अच्छा, उससे पहले अभी आपका निकला है नेट। अगर आपको ग्रोस पे जाना है मीन्स आपको करना है जीडीपी एट एफसी। अगर आपको नेट से वापस ग्रोस पे जाना है तो क्या कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर आपको डोमेस्टिक से ग्रोस है, अगर डोमेस्टिक से आपको जाना है नेशनल पे, ठीक है, तो क्या कर दो, यहाँ पर प्लस कर दो NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको फैक्टर को चेंज करना है, आपको जाना है GMP एट MP, मार्केट प्राइस पे जाना है, यहां से यहां जाना है, तो क्या करोगे, प्लस कर दो MIP। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में देखो क्या होता है। एक्सपेंडिचर मेथड में देखो क्या होता है, इसमें हमें एक्सपेंडिचर देखना है। मेन चीज तो ये है कि हमारे एक्सपेंडिचर किस तरह के होते हैं। आपने जनरली देखा होगा हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं दो तरह के होते हैं, या तो कंजप्शन और या इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन एक्सपेंडिचर की अगर बात करते हैं तो हमारा जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो दोनों के द्वारा किया जाता है, चाहे फिर हमारी गवर्नमेंट है या हाउस होल्ड सेक्टर है। तो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उसे बोलते हैं प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए प्राइवेट मींस हाउस होल्ड सेक्टर जितने भी एक्सपेंडिचर करते हैं कंजप्शन पर, दीज आर नोन एज द कंजप्शन, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सेकंड, गवर्नमेंट। कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब आपकी गवर्नमेंट भी काफी सारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है। आपकी जो गवर्नमेंट है वो भी सोशल वेलफेयर के लिए, अपनी आर्मी के लिए काफी सारे कंजप्शन गुड्स और सर्विसेज को परचेज करती है। ठीक है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट भी काफी सारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपके दो तरह के होते हैं। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट चलता है आपका, वो चलता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है किसी भी फिक्स एसेट्स को परचेज करना। ठीक है, इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। किसी फिक्स एसेट्स को परचेज करना, फिक्स एसेट्स को क्रिएट करना। ठीक है, फिक्स एसेट्स को परचेज करना, क्रिएट करना। ठीक है, या आपने सुना होगा चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, ये सारे इसके कंपोनेंट हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में ये भी इंक्लूड होता है, कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्लूड होता है। कहने का मतलब सब एक चीज ही होती है। ठीक है, इसे चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन सब का मतलब होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया है, चाहे आपने कोई फिक्स एसेट खरीदी है, कोई बिल्डिंग खरीदी है, कोई बिल्डिंग बनाई है, कोई फिक्स एसेट बनाई है। ठीक है, मींस परचेज किया है या उसको क्रिएट किया है। अगर आपके कैपिटल में, आपकी एसेट्स में किसी तरह का कोई इंक्रीमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक, और यू कैन से कैपिटल फॉर्मेशन। अगर कोई एसेट्स खरीदोगे, इन्वेस्टमेंट होगा मींस एक्सपेंडिचर होगा।
तो वो होता है चेंज इन स्टोक। तो कुल मिला के आपको क्या देखना है, अगर आप इन 3 पॉइंट को सेम इसी तरह से फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड इनको अगर ऐड कर देते तो आपका आता है जीडीपी एट एनपी। अगर आप 3 पॉइंट को ऐड कर देते हो तो आपका आता है जीडीपी एट एनपी। सेम उसके बाद का जो प्रोसेस है आपका वही है, इसके बाद का जो प्रोसेस है आपका वही है कि आपके पास ग्रोथ है, आपको नेट पे जाना है, इसको एनडीपी एट एमपी बनाना है, तो यहाँ से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। आपको डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है, ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो यहाँ पे प्लस कर दो NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको नेट मिल गया, नेशनल मिल गया, प्रोडक्ट ठीक है ही, आपको मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, इससे आपको इस पे जाना है। अगर इससे इसको इस पे जाना है तो यहाँ पे NIT ये माइनस करना है। NIT का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी, ठीक है। ये आपका तीनों मेथड थे, ठीक है, ये आपके तीनों मेथड थे, ठीक है। इनके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप खुद से करोगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई करना। अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेके और उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पूरा सॉल्यूशन होगा विद क्वेश्चंस। कोशिश करेंगे कि आपके डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन डाल दिए जाएँ और उसके बेस पर इंडिविजुअली एक एक मेथड लेके उसके साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।